हेलो स्टूडेंट्स, आज बेटा हम प्लस वन क्लास में फर्स्ट यूनिट के सेकंड पार्ट में हम एक तो करवाएंगे आपको मिक्सर और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस। एक हम बताएंगे आपको एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो देखो हमने कल डेफिनेशन दे दी थी मिक्सर की और कंपाउंड की। तो मिक्सर क्या बताया था हमने, जब हम दो या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स कर देते हैं तो मिक्सर बनता है। कंपाउंड भी कैसे बनेगा, कंपाउंड में भी दो या दो से ज्यादा चीजें मिक्स होंगी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस ये है कि व्हेन टू और मोर सब्सटेंस मिक्स इन एनी रेशियो, जब हम किसी भी रेशियो में मिला देते हैं तो क्या बनाते हैं, वो मिक्सर। अब आप एक कप चाय बनाते हो, उसके अंदर कितनी चीनी ऐड करते हो, ये हमारी मर्जी है, आधी चम्मच मिलाएं, एक चम्मच मिलाएं, दो चम्मच मिलाएं। किसी बुक में ऐसे रूल तो नहीं बना रखा ना कि एक कप में एक ही चम्मच चाय चीनी होनी चाहिए, नहीं है ना। तो इसके अंदर जो कंपोनेंट होते हैं वो किसी भी रेशियो में मिक्स हो सकते हैं। लेकिन कंपाउंड में अब पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। चाहे यहाँ का पानी देखो, चाहे अमेरिका का देखो, चाहे हमारे खेत का पानी देखो, है ना, ये रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता। तो when two or more substance mix in a fixed ratio, जब वो फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन करेंगे भाई, कंपाउंड। दूसरी बात, मिक्सर में वो दो चीजें मिक्स हो भी सकती हैं, चीनी और पानी था, नमक और पानी था, और मिक्स नहीं भी हो सकती, रेत और पानी है। इसका मतलब ये है कि मिक्सर कैन बी होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। लेकिन कंपाउंड में फिक्स रेशियो में कंबाइन कर दिया ना, वो एक दूसरे में हमेशा क्या रहेंगे, मिक्स रहेंगे। कहने का मतलब जो फेज होगा, जो कंपोजिशन होगी, वो ऊपर से नीचे तक क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। तो जो कंपाउंड होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, होमोजेनियस नेचर के होते हैं। यहां तक समझ में गया। इससे अगली वाली चीज क्या करोगे तुम्हें, कि मिक्सर को बनाना आसान है। अगर मैं कहूं कि एक गिलास से पानी में एक चम्मच चीनी डिसोल्व करनी है, कोई मंत्र पढ़ने पड़ेंगे नहीं ना, आसानी से मिक्स कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिक्सर कैन बी मेड इजीली मेड बाय फिजिकल मेथड। हम इनको इजीली फिजिकल मेथड के द्वारा बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि भाई कंपाउंड बना के दिखाओ तो वो आसानी से नहीं बना सकते। हम उसको किस तरीके से बनाते हैं, केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड कैन बी मेड बाय केमिकल मेथड। यहां तक समझ आ गया। इससे अगला डिफरेंस क्या हो जाएगा कि मिक्सर को बनाना भी आसान है और उसके कंपोनेंटों को सेपरेट करना भी आसान है। अगर नमक और पानी को अलग अलग करना हो तो कैसे करोगे, उस मिक्सर को गर्म कर देंगे, पानी क्या हो जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा और नमक बच जाएगा। मतलब अगर बनाना आसान है तो सेपरेट करना भी आसान है। लेकिन अगर तुम चाहोगे पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग करें तो आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते, जिसको हमें केमिकल मेथड के द्वारा ही सेपरेट करना पड़ता है। आगे बात समझ में। इससे अगला डिफरेंस क्या होगा कि मिक्सर जब हम बनाते हैं तो जो कंपोनेंट होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करते। अगर हमने पानी में नमक डिसोल्व किया है तो टेस्ट के द्वारा बता सकते हैं कि इसके अंदर नमक है। अगर चीनी डिसोल्व है तो उसके टेस्ट के द्वारा बता सकते हैं कि इसके अंदर नमक नहीं, चीनी डिसोल्व है। इसके अंदर क्या होता है कि जो कंपोनेंट ऑफ मिक्सर डोंट लॉस देयर आइडेंटिटी, ये अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करते। लेकिन कभी जब तुम पानी पीते हो तो कभी फील हुआ कि तुम ऑक्सीजन पी रहे हो, हाइड्रोजन पी रहे हो, ऐसा कभी नहीं होता ना। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देते हैं बेटा, लॉस कर देते हैं। एक लास्ट डिफरेंस कर देना कि जो कंपाउंड होता है उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है। सबको पता है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, चाहे वो एक गिलास पानी हो चाहे वो एक जग पानी हो, है ना। इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, फिक्स। लेकिन अगर हम एक गिलास पानी के अंदर कुछ रेत वगैरह कुछ इम्प्योरिटी मिला दें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आ जाएगा, चेंज। कितना होगा,
जितनी हम उसके अंदर चीज मिक्स कर रहे हैं, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं रहता। तो ये था हमारा पहला टॉपिक। अब दूसरे टॉपिक में हम क्या करते हैं भाई, एटम और मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमने क्या था, एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी मैटर। लेकिन जब हम मॉलिक्यूल की डेफिनेशन करेंगे तो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन भी सेम ही आएगी, चाहे वो एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो, इन दोनों की डेफिनेशन सेम है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर। अगर दोनों की डेफिनेशन सेम है तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जो एटम होता है वो विच में बी फ्रीली एग्जिस्ट और नॉट, इस लाइन का मीनिंग समझ में आएगा ना, तब पता चलेगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो आपने कई नाम सुने होंगे, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इस तरह से नाम सुने। तो इनके एटम फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये स्टेबल है। इनके आगे आपने कभी भी 2 3 नहीं लगा देखा हुआ। लेकिन आप जब ऑक्सीजन को देखते हो तो O अकेला नहीं देखते, O2 देखते हो। क्यों? क्योंकि O अकेला फ्रीली एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, अनस्टेबल है ना। तो इसका मतलब वो छोटे से छोटा पार्ट है जो फ्रीली हो भी सकता है और नहीं भी, उसका नाम तो क्या होता है, एटम। लेकिन अगर और नॉट हटा दोगे ना, विच मे बी फ्रीली एग्जिस्ट, तो ये किसका हो जाएगा, मॉलिक्यूल का। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल कब बनता है, 2 या 2 से ज्यादा एटम के जुड़ने से। और क्यों जुड़ते हैं, स्टेबल होने के लिए। अब जब स्टेबल हो गए तो इनको किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी नहीं ना, तो ये हमेशा क्या करेंगे, फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। यहां तक समझ आ गया? ठीक है। तो यहां पर तुम क्या देखोगे कि मॉलिक्यूल की तो इसका मतलब एक डेफिनेशन और हो गई कि जब 2 या 2 से ज्यादा एटम क्या करें, कंबाइन करें। तो जो एटम कंबाइन कर रहे हैं ना, उस बेस पे हम मॉलिक्यूल को 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, एक मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। देखो क्या होता है कि अगर सेम सेम एटम कंबाइन करें, जैसे कि O2 में कौन कंबाइन कर रहे हैं, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, O2 हो गया, O3 हो गया, P4 हो गया, तो देखो सारे एटम किसके हैं, फास्फोरस के। इफ सेम एटम कंबाइन देन दे मेक मॉलिक्यूल ऑफ ए एलिमेंट। लेकिन देखो H2O है, इसमें तुम क्या देख रहे हो, एक से ज्यादा टाइप के एटम है। तो इफ डिफरेंट एटम कंबाइन टू मेक मॉलिक्यूल, अगर डिफरेंट एटम में जुड़ के मॉलिक्यूल बनाते हैं तो क्या बनाएंगे, वो मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड बनाएंगे। यहां तक समझ आएगा? इससे अगले वाली क्या आएगी, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होती है कि कितने एटम जुड़ के मॉलिक्यूल बना रहे हैं, द नंबर ऑफ एटम व्हिच आर एड टू मेक ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड उसकी एटॉमिसिटी। जैसे कि देखो हाइड्रोजन बनाते टाइम हाइड्रोजन में कितने एटम जुड़े हैं, 2, तो हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, यहां पर है 2। ऑक्सीजन की भी 2, लेकिन ओजोन में कितने एटम जुड़ रहे हैं, 3, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 3। यहां पर एटॉमिसिटी 4। समझ में आ रहा है ना? तो एटॉमिसिटी क्या होता है कि किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम जुड़ रहे हैं, इज कॉल्ड उसकी एटॉमिसिटी। इसके बाद जो अगला वाला टॉपिक आएगा हमारा, वो आता है हमारा बेटा फिजिकल क्वांटिटी। तो देखो आपने फिजिकल क्वांटिटी का नाम सुना होगा। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जिसको हम मेजर कर सके, लेकिन ये डेफिनेशन प्रॉपरली है, which can be measured numerically, ये है which can be measured numerically, जिसको हम न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं ना, उस चीज का नाम है फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि हम अपनी लेंथ मेजर कर सकते हैं। कोई कहते हैं ना मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच हो गई, तो इसका मतलब वो मेजर कर सकता है अपनी हाइट को। हम कितनी देर से पढ़ रहे हैं, तो टाइम देकर आराम से मेजर कर सकते हैं कि हम कितने टाइम से पढ़ रहे हैं, है ना। हम अपना मास मेजर कर सकते हैं। तो जिसको मेजर कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। अब ये बोर्ड कैसा दिखाई दे रहा है आपको, व्हाइट, कितना व्हाइट,
तो डिजिट में तो नहीं बता सकते ना, ठीक है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो जिसको हमें न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। अब बात आती है कि लेंथ को किस में मेजर करते हैं, हमें मीटर में, मास को किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में। तो ये क्या होती है उनकी यूनिट। तो यूनिट क्या होती है, द स्टैंडर्ड reference in which physical quantity is measured। एक ऐसा स्टैंडर्ड रेफरेंस जिसके अंदर किसी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करें भाई, मेजर करें, वो उसकी क्या कहलाती है, यूनिट कहलाती है। समझा गया। अब ये यूनिट होती हैं दो टाइप की। देखो हम ज्यादातर क्या चीजें मेजर करते हैं, कितनी दूरी से आए हो, कितना सामान लाए हो, कितने टाइम से यहां पर हो। मतलब हमें ज्यादातर लेंथ, मास और टाइम को ज्यादातर मेजर करते हैं। तो जो इनकी यूनिट होती है ना, लेंथ की मीटर, मास की किलोग्राम और टाइम की सेकंड। तो जो इन फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट होती हैं उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। क्या नाम हो जाएगा भाई, फंडामेंटल यूनिट। डेफिनेशन कैसे दोगे, द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम इज कॉल्ड ए फंडामेंटल यूनिट। आगे समझ। और बाकी की जो फिजिकल क्वांटिटी बचती हैं उनकी यूनिट हम इन यूनिटों से ड्राइव करेंगे। कैसे ड्राइव करते हैं, मान लो आपको डेंसिटी मेजर कर सकते हैं ना हम, ये भी फिजिकल क्वांटिटी हो गया, लेकिन इसकी यूनिट को कैसे ड्राइव करेंगे। डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास की यूनिट अभी भी दिखा रखी तुम्हें, कितनी होती है, केजी। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं किसी का भी, लेंथ गुणा ब्रेथ गुणा हाइट करके। किसी के लेंथ को कैसे मेजर करेंगे, मीटर में, ब्रेथ को भी मीटर में, हाइट को भी मीटर में। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पर, मीटर क्यूब, वो भी ना यूनिट। लेकिन ये इनसे ड्राइव की गई है। द यूनिट which are derived from a fundamental unit are called a derived unit। आगे बात समझ में यहाँ पर। अब देखो क्या होता है कि हम किसी भी चीज को बहुत सारे यूनिटों में मेजर करते हैं। मास को जी किलोग्राम में मेजर करते हैं, ग्राम में मेजर करते हैं, पाउंड्स में मेजर करते हैं। अलग अलग देश में अलग अलग मेथड है किसी भी चीज को मेजर करने की। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए एक एसआई सिस्टम बनाया गया और उसके अंदर हमें 7 मतलब फिजिकल क्वांटिटी को पुट करते हैं कि भाई अगर आप चाहे कितनी भी यूनिट यूज करो, लेकिन लेंथ की जो मीटर जो यूनिट है ना, उसके बारे में हर किसी को नॉलेज होनी चाहिए। तो देखो हम विदेश में तो जा नहीं रहे, लेकिन तुम्हारे +1 क्लास में कहां पर काम आएगी, जब भी आप न्यूमेरिकल करते हो तो न्यूमेरिकल करते टाइम आप हमेशा एसआई यूनिट को यूज करेंगे। तो इसके अंदर 7 फिजिकल क्वांटिटी रखी गई। एक तो लेंथ, अभी बताया लेंथ की क्या था मैंने, यूनिट क्या होती है, मीटर, है ना। एक क्या बताया था मैंने, मास। मास की कौन सी होती है, केजी। इनका सिंबल आपको पता ही है, किलोग्राम का केजी, मीटर का अम। फिर क्या था यहाँ पे, कौन सी थी, टाइम। टाइम की यूनिट क्या होती है भाई, सेकंड। एक हम क्या मेजर करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। करंट की क्या यूनिट होती है, एंपियर, ठीक है। एक कौन सी हो जाएगी, टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है भाई, वैसे तो डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन, बहुत सारी यूनिट यूज करते हैं, लेकिन इसकी क्या होती है, ऐसा यूनिट है केल्विन। छठी क्या होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किसी में मेजर करते हैं हमें, मोल के अंदर, ठीक है। इससे अगले वाली हो जाएगी ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी इसको किसी में मेजर करते हैं भाई, कैंडेला में, ठीक है। तो ये हमने 7 क्वांटिटी रखी। इसके बाद जो आती है वो आती है हमारे पास वही कि कुछ एक टर्म आती हैं इन यूनिटों को जब हम पढ़ते हैं ना,
जैसे कि मास क्या चीज होती है, भी बहुत बार नाम पढ़ रखा हमने मास। क्या होता है मास? मास होता है कि उस सब्सटेंस में कितनी फिजिकल क्वांटिटी फिलअप है। ठीक है, अब मेरा मास किसके कारण है? मेरे हाथ पैर सारे बॉडी के पार्ट्स के कारण है ना। तो कितनी फिजिकल क्वांटिटी उसके अंदर फिलअप है इज कॉल्ड उसका मास। द फिजिकल क्वांटिटी फिल इन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। टेम्परेचर क्या होता है? देखो सुना बहुत है लेकिन डेफिनेशन बनाओ, टेम्परेचर क्या चीज होती है? तो आप क्या बताओगे? ये टेम्परेचर वो चीज होती है जो किसी सब्सटेंस की कोल्डनेस और हॉटनेस को मेजर करती है कि वो कितना ठंडा है या कितना गर्म है। वॉल्यूम क्या होता है? अगर वॉल्यूम पूछे तो कितना स्पेस उसने क्या कर रखा है? ऑक्यूपाई कर रखा है, इज कॉल्ड उसका वॉल्यूम। यहां तक समझ में आ गया? एक और टर्म आती है मास के साथ साथ जिसका नाम होता है वेट। हम बहुत बार बोल देते हैं कितना वेट हो गया, मास की जगह वेट नाम लेते हैं ना। तो मास में और वेट में क्या डिफरेंस है? मास होती है कितनी फिजिकल क्वांटिटी फिलअप है, और वेट क्या होता है कि अर्थ हमें कितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। सुना? तो इसका मतलब जो वेट है वो एक किस्म से फोर्स है, और इसकी यूनिट भी क्या होगी? फोर्स वाली होगी। इसको न्यूटन में मेजर करते हैं, मास को किसी में मेजर करते हैं? केजी में। और जो वेट निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? मास गुणा में ग्रेविटी। तो जी ग्रेविटी तो चेंज भी हो सकती है, तो हाँ वेट कंपाउंड का चेंज हो सकता है लेकिन मास कभी भी चेंज नहीं हो सकता। आगे बात में दूसरा जो न्यूमेरिकल आता है वो टेम्परेचर के ऊपर आता है कि जी हमने अभी अभी इसकी 3 यूनिट के बारे में जिक्र किया था, एक तो डिग्री सेल्सियस, एक फ़ारेनहाइट और एक केल्विन। इन तीनों में एक दूसरे में क्या रिलेशनशिप है? तो रिलेशनशिप में क्या देखोगे? जो डिग्री सेल्सियस होता है ना वो किसके इक्वल होता है? F by 9, 5 by 9, 5 by 9 F minus 32। जो डिग्री सेल्सियस होगा वो किसके इक्वल होगा भाई? 5 by 9 F माइनस में 32। इनको ऐसे चेंज कर सकते हो। मान लो तुम्हें कोई कह देता है कि जी 5 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करो, यहाँ पर क्या पुट कर दोगे? 5। ये 9 इस तरफ मल्टीप्लाई में कर देंगे, ये डिवाइड में कर देंगे, इतना तो करना आता है। ये माइनस का इस तरफ क्या हो जाएगा? प्लस का। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर एक क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड टाइप का आता है वो क्या आता है कि जी एक ऐसा टेम्परेचर बताओ जिस टेम्परेचर पे चाहे डिग्री सेल्सियस लो और चाहे फ़ारेनहाइट लो, जो वैल्यू आती है वो सेम आती है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर 5 पुट करके देखोगे तो इस तरफ मल्टीप्लाई या एडिशन करोगे तो ये 5 नहीं आएगी, इसकी वैल्यू यहाँ पर तो अलग आती है। लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर आता है जब दोनों की वैल्यू क्या आती है? सेम। तो टेम्परेचर कितना है? तो हम क्या मान लेते हैं भाई? x टेम्परेचर के ऊपर है, दोनों की वैल्यू क्या आती है? सेम आती है। तो यहाँ पर भी x रख दिया और यहाँ पर f की जगह क्या रख दिया हमने? x रख दिया। माइनस क्या है? 32। अभी भी बताया ये 9 इस तरफ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 9x इज इक्वल टू 5 को अंदर ले जाओगे तो 5x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 32। आ गया समझ में? अब ये 5x इस तरफ लाओगे तो किसका हो जाएगा? ये माइनस का। 9 में से 5 गए तो 4x इज इक्वल टू में माइनस 5 गुणा में 32। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 5 गुणा में 32 अपॉन में 4। 4 से काटोगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। 8 की 5 से गुणा करोगे तो माइनस है 40। तो माइनस 40 एक ऐसा टेम्परेचर है जब डिग्री सेल्सियस लो चाहे फ़ारेनहाइट लो, दोनों की वैल्यू क्या आती है? सेम आती है। आगे बात समझे? इससे अगली वाली क्या होती है कि जी डिग्री सेल्सियस और केल्विन के अंदर और रिलेशनशिप बता दो। तो सबको पता होता है कि जो केल्विन होता है वो क्या होता है? 273.5 प्लस डिग्री सेल्सियस होता है। आगे बात समझे? अगर मान लो आपको कह दे कि 0 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन, तो यहाँ पर क्या पुट कर दोगे? 0। 273.15 हो गया, 5 हो गया। हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लेते हैं, ज्यादातर न्यूमेरिकल आसान करने के लिए 273 ही ले लेते हैं। सुना भी होगा आपने, है ना? अगर मान लो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना हो, मान लो हमारे पास है यहाँ पर 300 केल्विन हो जाता कि जी 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करो, यहाँ पर 300 पुट किया इज इक्वल टू 273 और प्लस में c, ये इस तरफ आगे क्या हो जाएगा? माइनस का।
300 में से 273 गए तो कितने बचेंगे हमारे पास? 27। जिसका मतलब 300 केल्विन में 27 डिग्री सेल्सियस होते हैं। आगे बात समझे? ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इससे अगले वाले टॉपिक में हम करवाएंगे आपको सिग्निफिकेंट फिगर और एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में।